सो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता था कि हम लोग पहुंच चुके हैं सर सेकेंड सेमेस्टर में, और सेकेंड सेमेस्टर में आने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना जो सिलेबस है बॉटनी का, जूलॉजी का, ये हम लोग डिस्कस कर देख लिए थे, समझ लिए थे सर कितने यूनिट दे के रखे हुए हैं अपने जूलॉजी के पोर्शन में और बॉटनी के पोर्शन में। आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग जूलॉजी का पहला यूनिट, और इसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले होंगे जो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। आई होप कि इससे पहले आपका जो सिलेबस वाली वीडियो है आप लोग देख लिए होंगे, टारगेट सेमेस्टर पे अपलोडेड है, आप उसको देख लीजिएगा, अपने सिलेबस से उसको मैच कर लिए सर कितना यूनिट हमको पढ़ना है जूलॉजी में, बॉटनी में, वो सारी बातें वहां पे हम आपको बताएं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ये चीज आपको वहां पे बता दिया गया था, ठीक। तो आई होप कि आप लोग देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आज हम लोग बात करने वाले होंगे जूलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा सर कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके ऊपर हम लोग ए टू जेड तक की सारी इंफॉर्मेशन यहां से गैदरिंग कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। बशर्ते आपको क्या करना होगा, आपको मेरे साथ पेन पेपर फोकस लेके तैयार हो जाना होगा, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पर रहे, और यहाँ पे जितनी बातें बताएंगे, नोट कराएंगे, समझाएंगे, आप हर बातों को, हर कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में आप नोट करते हुए चलिएगा। और फाइनली ये जैसे ही पीडीएफ आपको बैच में मिलेगा, आप वहां से अपने नोट्स को भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए, आई होप कि सभी लोग यहाँ पे पेन पेपर फोकस लेकर तैयार हो चुके होंगे, और आप लोग एक कॉपी में एक फ्रेश हेडिंग डालिए, एक नया हेडिंग डालिए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ बातें हम लोग देखेंगे, समझेंगे, और फिर अपने अपने मेन स्लाइड पर हम लोग आएंगे, जो कि आपके यहाँ पे लगा हुआ है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये सारी बातें देखेंगे सर। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे सर कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका प्रॉपर डिफिनीशन क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, कहाँ से ये ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है, इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सर इसकी कितने क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है, किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, ठीक। तो चलिए चलते हैं हम ब्लैंक स्लाइड पे, और आपके साथ हम और आप मेरे साथ, मैं आपके साथ कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, और हर पॉइंट को यहाँ से समझने की कोशिश भी किया जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा सर, कार्बोहाइड्रेट। क्या हेडिंग डालूंगे सर? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, आप लोग पहले से ये वर्ड सुने होंगे, आई होप कि सभी लोग तो सुने होंगे, 110% गारंटी है आप लोग कभी ना कभी ये वर्ड सुने होंगे। आप लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में आ गए, आप लोग कार्बोहाइड्रेट का वर्ड का नाम सुने होंगे। सर कार्बोहाइड्रेट तो दिमाग में तुरंत बात क्लिक करता है सर, अगर हम आलू खाते हैं, ठीक है, अगर हम रोटी खा रहे होते हैं, ठीक है, अगर हम गन्ना का जूस पी रहे, गन्ना खा रहे होते हैं, चीनी खा रहे होते हैं, ये सब क्या होते हैं, जितने भी मीठे वाले सब्सटेंस होते हैं वहां पे हमको कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो हमको प्लांट से ऑब्टेन हो रहा होता है, यानी कि ये एक तरह का प्लांट प्रोडक्ट कह सकते हैं, प्लांट से ये हमको ऑब्टेन होता है अपने फूड में, ठीक है। जैसे कि आलू की बात करें तो सर प्लांट प्रोडक्ट है। अगर मैं बात कर लिया सर आपका गन्ना का, तो वो भी प्लांट प्रोडक्ट है। उसकी जूस की बात करें तो वो भी प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर हम शुगर चीनी की बात करें, वो भी गन्ना का ही प्रोडक्ट है। यानी कि बेसिकली हम बात करें सर 80 to 90% जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमको कहां से प्राप्त होते हैं सर? प्लांट से प्राप्त होते हैं। लेकिन ये आप कभी मत कहिएगा कि सर हमको एनिमल के प्रोडक्ट से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, नहीं, ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हम एनिमल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम मिल्क की बात कर सकते हैं सर, चीज, पनीर, मक्खन, ये सब की बात करें तो वहां से भी हमको स्वीट मिलेगा, अपना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा सर फ्रूट से, हाँ ये चीज हो गया। तो बेसिकली अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमको प्लांट्स और एनिमल दोनों से प्राप्त हो रहा होता है, लेकिन क्वांटिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है सर? प्लांट्स में देखने को मिलती है, ठीक। ये चीज हम आपको पता होगा पहले से। सर जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमको क्या, बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? तुरंत एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर हम बोले सर हम थक गए हैं, हमको कोई काम किया नहीं जा रहा है, हम सो नहीं पा रहे हैं, हम जग नहीं पा रहे हैं, या फिर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो यानी कि हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं है। मेन मतलब मोटिव यही निकलेगा कि सर हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं है, इसलिए हम अपनी वर्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मेरे पास बाइक है, कार है, उसमें जब तक हम पेट्रोल नहीं डालेंगे तब तक वो चलेगा नहीं, या डीजल नहीं डालेंगे तब तक वो चलेगा नहीं, जाहिर सी बात है। उसी तरह हमारी बॉडी भी क्या होती है, एक तरह की मशीन है,
आपको ऑलरेडी पता है। इस बॉडी को फ्यूल की आवश्यकता क्या पड़ती है सर? फूड की आवश्यकता पर फूड के रूप में फ्यूल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि वो हमारे बॉडी में बर्न होता है, फिर वहां से एनर्जी ऑब्टेन होता है, हम अपनी पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, जो भी अपनी आवश्यकता अनुसार होता है। तो सर ये जो एनर्जी मिला सबसे रिच अमाउंट में, सबसे हाईएस्ट अमाउंट में हमको कहां से प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट से होता है। आप लोग नोटिस किए होंगे कि सर जब गर्मी का मौसम रहता है तो उस दौरान हम क्या करते हैं, घर से जब बाहर निकलते हैं ग्लूकॉन डी पी के निकलते हैं, या हम कॉलेज से स्कूल से घर पे आते हैं, मार्केट से घर पे आते हैं, तुरंत आके थक जाते हैं और ग्लूकॉन डी पीते हैं, हमको तुरंत एनर्जी मिल जाता है। यानी कि वो जो ग्लूकॉन डी है, ग्लूकोज है, वो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट ही हम क्या कर रहे हैं अपने बॉडी में इंटेक कर रहे हैं। और किस फॉर्म में ले रहे हैं सर? लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में ले रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी में क्या होता है सर? तुरंत वो एब्जॉर्ब होकर लिया जाता है और हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। ये बेसिकली हम लोग पहले से सारी बातें पता था, लेकिन खैर कोई नहीं, जिनको बात नहीं पता होगा हम लोग यहाँ पे एक टू एक, 1 to 1 करते हुए सारी बातों को देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले आप लोग कार्बोहाइड्रेट हेडिंग डाले होंगे, तो मैं बोलूंगा सर कार्बोहाइड्रेट हेडिंग तो डाल लिए, लेकिन अगर ध्यान से देखो इस कार्बोहाइड्रेट शब्द को, तो आपको दो चीज यहाँ पे निकल के आ रहा होगा। क्या क्या शब्द? कि सर यहाँ पे हमको दो वर्ड निकल के आ रहा है। पहला कार्बो आ रहा है, ठीक है, कार्बो, ठीक, और दूसरा क्या आ रहा है सर? हाइड्रेट आ रहा है, हाइड्रेट आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये कहीं ना कहीं कार्बन और हाइड्रेट के कॉम्पोजिशन से कहीं ना कहीं आपका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आप बस नाम को देखते हुए कुछ ना कुछ कोरिलेट कर पाओगे अपने दिमाग में। सर ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है सर, पहला कार्बो और दूसरा हाइड्रेट। बात समझ में आई? सर कार्बो का मतलब कार्बन कहीं ना कहीं हम बात कर रहे होंगे, और हाइड्रेट का मतलब हाइड्रेट की बात कर रहे होंगे। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं सर, तो यहां पे हमको क्या क्या चीज की कंपोनेंट हमको देखने को मिलता है? तो बताओगे सर यहाँ पे कंपोनेंट जो होता है ना, कंपोनेंट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट की बात कर लेते हैं। ये कौन कौन से होते हैं भैया? तो ये होते हैं सर आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जहां भी आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कंपोनेंट्स आपको देखने को मिले एलिमेंट्स की, यानी कि वो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहा होगा। ठीक है, क्या करता है सर? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहा होगा। सर अगर ये चीज कार्बो और हाइड्रेट की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको और क्या नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो अगर मैं बोलूं सर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो क्या ये बात सही होगा? बोले हाँ सर, ये भी बात सही है। यानी कि हाइड्रेट मतलब H2O ऑफ कार्बन। यही तो हुआ, यही तो हुआ सर। हम क्या बोले सर? कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बो और हाइड्रेट्स है, यानी कि यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे सर? कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। यानी कि इसलिए हम कलेक्टिवली इसको क्या कह सकते हैं सर? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के रूप में जान सकते हैं, या फिर इसको H2O ऑफ कार्बन के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं। आई होप कि यहां तक की बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलो इसके बारे में कुछ और बातें हम लोग देखते हैं सर। सर कार्बोहाइड्रेट की जब भी हम बात करते हैं, तो आप बताए सर यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या होंगे सर? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेशियो रहा होगा इनके बीच में कि भैया कार्बन इतना होना चाहिए, हाइड्रोजन इतना होना चाहिए, ऑक्सीजन इतना होना चाहिए, तभी जाके ये कार्बोहाइड्रेट बनेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? मतलब क्या हुआ कि हमको चीनी पानी का घोल बनाना है, तो जाहिर सी बात है एक चम्मच चीनी लेंगे और थोड़ा सा नमक लेंगे, पानी लेंगे। अब ये नहीं कि सर पानी हम क्या करते हैं सर, 1 लीटर पानी लिए उसमें हम आधा चम्मच चीनी डाल रहे हैं, तो यहाँ पे कंपोनेंट रेशियो प्रॉपर होगा नहीं, चीनी पानी का घोल बन नहीं पाएगा। बात समझ रहे हो? तो यानी कार्बोहाइड्रेट का जब फॉर्मेशन कराना होता है, तो यहाँ पे कुछ ना अपने जो 3 एलिमेंट हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इसके तीनों के प्रॉपर रेशियो अपने को पता होना चाहिए, जिसके बदौलत क्या बन पाए? ये कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर तरीके से बन पाए। अब यहाँ पे रेशियो क्या क्या होना चाहिए सर? मैं बोला सर यहाँ पे आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। बात क्लियर है? ध्यान से सुनते रहिएगा सर। यहाँ पे रेशियो क्या होना चाहिए सर? 1:2:1 का रेशियो होना चाहिए। किसका रेशियो होना चाहिए सर? 1:2:1 का रेशियो होना चाहिए। तो आपके दिमाग में बात आएगा सर 1 किसका, 2 किसका, 1 किसका?
तो मैं बोलूंगा सर एक जो होगा वो कार्बन का होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे और एक आपका ऑक्सीजन होगा। ये जो रेशियो दिखाता है ये क्या बता रहा होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को बता रहा होता है। किसको बता रहा होता है भैया? कार्बोहाइड्रेट को बता रहा होता है, समझा रहा होता है। बात समझ में आया सर? यहां तक क्या क्या बात की हम लोग? कार्बोहाइड्रेट जो है वो 2 शब्द से मिलकर बना हुआ होता है, कार्बो और हाइड्रेट, इसलिए उसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के रूप में भी जानते हैं। सर यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जिनका प्रॉपर रेशियो हमको मिलता है 1:2:1 का रेशियो मिलता है। अभी हम कई सारे एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि अभी एग्जांपल आगे तो बता ही देते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में बात कर लूं सर, आप बताओगे सर हम कैसे मान लें कि ये प्रॉपर यही रेशियो दिखा रहा होगा? दिमाग में बात आ सकती है। तो मैं बोलूंगा सर आपका एग्जाम्पल जो आता है ना, वो एग्जाम्पल आता है सर आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज क्या होगा सर? कार्बोहाइड्रेट होगा। बोलो हाँ या ना? कार्बोहाइड्रेट है। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुरंत बता दूंगा, C6H12O6। बोलो हाँ या ना? यही होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। बोलो, ग्लूकोज का फॉर्मूला यही होता है सर, C6H12O6। तो यहां मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस, हल्का सा मैथमेटिक्स इस्तेमाल कर लूं। वैसे तो हम लोग बायोलॉजी वाले हैं, मैथ उतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग मैथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोला कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, या इधर से देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 1 और 2 का रेशियो यहां मिला, 1 2 और 1 का रेशियो मिला। बोले क्या? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, सॉरी 6 1 जा 6, यही क्या आया सर? रेशियो निकल के आया। जब 1:2:1 का रेशियो निकल के आ गया तो मैं क्या बोलूंगा इसको? ये ग्लूकोज कहूंगा, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में जानूंगा इसको। सर और एग्जांपल बताइए। मैं बोला सर आप ले लो राइबोस को। किसको ले लो सर? राइबोस को ले लो। हाँ, ये वही राइबोस जो हम लोग आरएनए वाले देख रहे थे ना, राइबोस न्यूक्लिक एसिड वाला, हाँ वही वाला। अगर राइबोस का हम यहाँ पे फॉर्मूला को देखें तो इसका फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। क्या होता है सर? C5H10O5, ये इसका क्या होता है सर? राइबोस का फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे भी लगाओ सर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, या फिर इधर से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि यहां पे भी आपको कहीं ना कहीं रेशियो किसका मिलेगा सर? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, यही रेशियो मिलेगा। रेशियो तो यही मिलेगा। तो जब ये रेशियो मिला है तो हम बोलेंगे सर राइबोस भी क्या होगा सर? आपका कार्बोहाइड्रेट ही होगा। इसी तरह फ्रक्टोज ले लो, मेल्टोज ले लो, सुक्रोज ले लो, तमाम सारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल में आने वाले समय में अभी क्लासेस में बात करूंगा, आपको और बताऊंगा। लेकिन अभी तक फिलहाल ये समझ के रखिए सर, आपका ग्लूकोज हो गया, राइबोस हो गया, ये आपका ये कंडीशन क्रिएट करता है। अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा सर कि यहां तक तो बात मामला सेट है, अपना मामला सब समझ में आ रहा है। सर क्या यहां पे कोई हमको हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो क्या यहां पे हमको एक्सेप्शन भी केसेस देखने को मिलते हैं? एक्सेप्शन भी केसेस देखने को मिलता है सर क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल केसेस मिलते हैं आपको। यहां पे 2 एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना एक्सेप्शन मिलेगा सर? 2 एक्सेप्शन आपको मिलता है। एक्सेप्शन, ये अक्सर आपसे एक्सेप्शन वाले केसेस आपसे जानते हो कहां पूछे जाते हैं? एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। कहां पूछे जाते हैं सर? एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। मैं पहला एग्जांपल एक्सेप्शन का आपको बताऊंगा सर, आप नोट कीजिएगा। पहला होता है सर आपका एसिटिक एसिड। क्या होगा सर? एसिटिक एसिड। हाँ, क्या नोट करोगे सर? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, बोले ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल आता है अपना, आता है सर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, हाँ ये लैक्टिक एसिड आपका जो मिल्क में पाया जाता है, जो कर्ड का फॉर्मेशन कराने के लिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड होता है, हाँ उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सर इसका फॉर्मूला तो मैं बोलूंगा सर, इसका फॉर्मूला जो होता है आपका एसिटिक एसिड का C3H6O3। क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? C3H6O3।
ठीक। और एसिटिक एसिड का क्या होता है सर, आप बताओगे सर? एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH। यही होता है क्या, बताना? यही होता है? बोले हाँ सर यही होता है। अब आप थोड़ा सा देखो सर, आप बोले सर एक्सेप्शन बता रहे हो, एक्सेप्शन कैसे बता दिए? तो मैं बोला देखो, अगर हम एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है सर, CH3COOH होता है। बोले ठीक है। लैक्टिक एसिड का क्या होता है सर, C3H6O3 होता है। ठीक, ये भी बात ठीक हो गया। सर यहाँ पे एक्सेप्शन वाली बात कर रहे थे आप, बोले हाँ बात करेंगे। देखो यहाँ पे अगर देखो कार्बन कितनी है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, एक कार्बन दो कार्बन। कितने कार्बन है सर, दो कार्बन है। यानी कि कार्बन की संख्या होगी यहाँ पे, हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या, यही होगा। कार्बन की संख्या कितनी है सर, एक है और दो है, तो मैं बोला सर यहाँ पे हम दो लिख देते हैं। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है सर, तीन और एक चार, तीन और एक चार, यानी कि हम चार लिख दिए यहाँ पे। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है सर, दो है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे दो। अब इसका रेशियो निकालें सर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि इसका रेशियो क्या आएगा सर, 1:2:1। देखो इसका रेशियो जो है आएगा सर 1:2:1, किसका, एसिटिक एसिड का। लेकिन ये एसिटिक एसिड आपका कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत नहीं आएगा सर, ये शुगर नहीं है, एसिड है। शुगर नहीं है, एसिड है। लेकिन इसका जो फॉर्मूला जो निकल के आएगा, इसका जो रेशियो निकल के आएगा, ये 1:2:1 का निकल के आएगा। यानी कि एसिटिक एसिड आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्शन के केसेस में आ जाता है। सेम टू सेम इसी तरह हम बात करें सर लैक्टिक एसिड का, तो लैक्टिक एसिड में देखो सर कार्बन संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 3 है। यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ये भी किसका रेशियो निकल के आ रहा है सर, सिमिलर टू अपने कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन ये भी जो लैक्टिक एसिड है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, शुगर नहीं है, बशर्ते ये क्या है सर, आपका एसिड है। तो ये दो केसेस आपके निकल के आते हैं, दो एक्सेप्शंस निकल के आते हैं आपके। कार्बोहाइड्रेट का रेशियो तो रखता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट इन नेचर का नहीं होता है। तो यहां से आपसे एमसीक्यू के क्वेश्चन बनेंगे, पूछे जाएंगे और आपको यहां से बताना पड़ेगा। बात समझ में आया? यहां तक की बात समझ में आया? एक्सेप्शन वाले केसेस समझ में आया? बोले हाँ या ना? यहां तक समझ में आ गया? इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं सर आगे। इसको सभी लोग नोट कीजिएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे सर आगे। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ गया? बोले ठीक। सर यहाँ पे कुछ और बातें आपको बताएंगे, अभी हम मेन स्लाइड पे चलेंगे, परेशान मत होइए। कुछ बातें यहाँ पे नोट कर लीजिए, पहले एक रोड मैप तैयार कर लीजिए सर, हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है, आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है सर, मैं बात कर रहा था कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बात कर रहा था मैं? कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा था। तो जब कार्बोहाइड्रेट की मैं बात कर रहा था सर, तो यहां पे हमको दो ग्रुप देखने को मिलता है। कितने ग्रुप देखने को मिलते हैं सर? कार्बोहाइड्रेट में हमको दो ग्रुप देखने को मिलता है। जो पहला होता है उसको बोलते हैं सर एल्डिहाइड ग्रुप, और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। पहला जो होगा उसको हम बोल देंगे सर क्या, एल्डिहाइड ग्रुप, और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं सर क्या, कीटोन ग्रुप। बस सुनना है सर, कार्बोहाइड्रेट को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, या तो वो एल्डिहाइड ग्रुप का होगा या फिर वो कीटोन ग्रुप का होगा। ठीक है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप का रहेगा तो यहां पे क्या कंडीशन क्रिएट हो रहा होगा सर, यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप का होगा तो यहां पे जो होगा CHO ग्रुप का होगा। किस ग्रुप का होगा सर? CHO ग्रुप का होगा, यानी कि वो कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा सर, एल्डिहाइड ग्रुप कहलाएगा। अगर वहीं कीटोन ग्रुप का होगा, अभी एग्जांपल भी देखेंगे इसका, तो ये होगा सर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का ये ग्रुप कहीं ना कहीं हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, एल्डोज ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप को और किस नाम से जानते हैं सर? तो एल्डिहाइड ग्रुप को हम कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? तो एल्डोज शुगर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्डोज शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वहीं पे हम कीटोन ग्रुप की बात करेंगे तो इसको हम किस नाम से जानते हैं सर? कीटोज शुगर के नाम से जानते हैं। कीटोज शुगर के नाम से इसको जानते हैं। यहां तक का मामला सबका सेट होगा, सबका मामला समझ में आ गया होगा। आ गया सर? बोले सीख है सर। अगर मैं बोला सर कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, कीटोन ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि एल्डिहाइड शुगर भी हो सकता है, कीटोन शुगर भी हो सकता है।
तो क्या इसका टेक्निकली हम इस कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? टेक्निकली हम डिफाइन करने आए तो इसको हम बोलते हैं सर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की टेक्निकली डिफिनीशन की बात करते हैं, किस डिफिनीशन की बात करते हैं सर? टेक्निकली डिफिनीशन की बात करते हैं। चलो यहां पे इसको बताते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करने को आते हैं तो क्या डिफाइन बोलता है, बताते हैं इसको डिफाइन। इसको क्या बताते हैं सर? पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या बोलते हैं इसको? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं सर? पॉलीहाइड्रोक्सी एस्कीटोन। क्या बोलते हैं इसको? इसको और क्या बोलते हैं सर? इसको और बोलते हैं पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो अगर आपको कहीं मिले सर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं सर? इसका मतलब हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? कार्बोहाइड्रेट की बात हम यहां पे कर रहे हैं। बात समझ में आया सर? जल्दी से सभी बातों को नोट कीजिए आप लोग, जल्दी से एकदम। चलो यहां पे हम थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड पे ही आगे ले चलूंगा, फिर अपने मेन स्लाइड पे आ जाऊंगा मैं। आपको एक चीज बात बतानी थी, ठीक है, कि सर जो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे सर? कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली हम 3 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं सर मोनोसैकेराइड। ये भी यहीं से नोट करते चलिएगा, आगे अभी हम उसको बात कर लेंगे। पहला होता है सर उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड, ठीक है। दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं सर डाइसैकेराइड, ठीक है। या फिर इसी को हम और किस नाम से जानते हैं? इसी को हम बोलते हैं सर अपना डाइसैकेराइड हो गया, ऑलिगोसैकेराइड, है ना। क्या बोलते हैं इसको? ऑलिगोसैकेराइड के नाम से भी जानते हैं, ऑलिगोसैकेराइड। और जो तीसरा है उसको हम क्या बोलते हैं सर? पॉलीसैकेराइड कहते हैं, पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। तो ये 3 ग्रुप में इसको क्या करते हैं हम लोग? क्लासिफाई करते हैं। कितने ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे सर? 3 ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। अब देखो नाम से थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं सर। पहला दिया सर मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब क्या होता है सर? एक। मोनो का मतलब क्या होता है सर? 1। या और सैकेराइड का मतलब क्या होता है सर? शुगर। सैकेराइड का मतलब क्या होता है सर? शुगर। और मोनो का मतलब क्या होता है? 1। यानी कि हमको केवल और केवल एक सैकेराइड की हम बात करेंगे, ठीक है। केवल क्या हो सर? वनली वन सुगर आर प्रेजेंट, या हम सैकेराइड भी कर लें, शुगर आर प्रेजेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं सर मोनोसैकेराइड, जिसको हम फर्दर और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। बात समझ में आया? जिसको हम और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक ही यहां पे हमको सैकेराइड देखने को मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? मोनोसैकेराइड कहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम डाइसैकेराइड की बात करते हैं तो डाई का क्या मतलब होता है सर? 2। जहां भी डाई आ जाए, जहां भी बाई आ जाए, वहां का मतलब क्या होता है सर? 2। यानी कि यहां पे कितने शुगर होंगे? मोर देन 2 शुगर, मोर देन 2 शुगर, जिसको हम क्या कर सकते? जब 2 शुगर है तो जाहिर सी बात है विच कैन हाइड्रोलाइज, विच कैन हाइड्रोलाइज। बात समझ में आया? अच्छा, वहीं पे हम पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। और सैकेराइड का मतलब क्या हो गया सर? शुगर, ठीक है।
यानी कि अगर अपने सैकराइड्स में मोर देन 10 शुगर उपस्थित हो जाए, कितना सर, मोर देन 10 शुगर या फिर सैकराइड उपस्थित हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, पॉलीसैकराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, पॉलीसैकराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोर देन 10 मोनोसैकराइड या शुगर, या हम यहाँ पे शुगर भी बता सकते हैं या फिर हम यहाँ पे मोनोसैकराइड भी बता सकते हैं। ठीक है, यहां पे भी हम शुगर बता सकते हैं या फिर हम मोनोसैकराइड की बात यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया, बोलो ठीक है। जब यहां तक की बात समझ में आ गई तो जो मोनोसैकराइड होता है उसको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। कितने कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं सर, मोनोसैकराइड को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। यहां पे आप नोट कीजिएगा सर इसको। जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं, जानते हो क्या, उसको हम बोलते हैं सर सिंपल शुगर। पहले वो क्या बोलते हैं सर, सिंपल शुगर कहते हैं, सिंपल शुगर। और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं सर क्या, कॉम्प्लेक्स शुगर। सर नाम से ही क्लियर हो रहा है सर, सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल होगा, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी हो जाए, कार्बन की संख्या अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, सिंपल शुगर कहते हैं। और अगर कार्बन की संख्या 7 हो जाए, कितने हो जाए सर, 7 हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, कॉम्प्लेक्स शुगर के नाम से जानते हैं। अच्छा, सिंपल शुगर की हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो सिंपल शुगर होता है उसको हम ट्रायोस शुगर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रायोस शुगर के नाम से जानते हैं, ट्रायोस शुगर के नाम से जानते हैं। और कॉम्प्लेक्स शुगर में क्या कहते हैं इसको, हेप्टोस शुगर कहते हैं, हेप्टोस शुगर के रूप में इसको जानते हैं। यानी कि शुगर की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है सर, 7 है। इसी में आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, देखेंगे, जो कि आपके एल्डोज कीटोज को डिफ्रेंशिएट कर रहा होगा, बता रहा होगा, एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, एक बार सभी लोग बताइएगा सर, क्या यहां तक की जो आप बातें बताए हो हमको यहां तक की बातें समझ में हल्का फुल्का ही आ रहा है, लेकिन आ रहा है। ठीक है, यहां तक की बातें आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यह चीज आपको समझ में आ गया, यानी कि जो पीडीएफ में अब बातें हम लोग करने जाएंगे उसका पूरा ओवरव्यू आपको यहाँ पे हमको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज आपका है। चलो अब आते हैं अपने मेन स्लाइड पे कि सर जो कार्बोहाइड्रेट होता है एक मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स होता है हमारे अर्थ पे, यानी कि हमारे धरती पे सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कौन है सर, अपना कार्बोहाइड्रेट है। कौन है भैया, कार्बोहाइड्रेट है, जिसका ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द सेंट्रल एनर्जी यील्ड पाथवे। जिसका अगर हम कार्बोहाइड्रेट का अगर हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, उसको जला देते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को फ्री कर देते हैं, तो वहां से हमको क्या प्राप्त होता है सर, एनर्जी वहां से हमको प्राप्त हो रहा होता है, काफी बल्क अमाउंट में हमको एनर्जी प्राप्त होता है। इज द मोस्ट नॉन फोटोसिंथेटिक सेल, है ना, यानी कि जितने भी नॉन फोटोसिंथेटिक सेल हैं, यानी कि किसकी बात कर रहा है सर, इनडायरेक्टली ये बात कर रहा है सर एनिमल सेल की। किसकी बात कर रहा है सर, एनिमल सेल। तो एनिमल सेल तो फोटोसिंथेसिस कभी करता नहीं है, तो भैया जब फोटोसिंथेसिस नहीं करता है तो उसको एनर्जी कहां से प्राप्त होगा, तो एनर्जी जाहिर सी बात है कोई एनिमल सेल है, सॉरी प्लांट सेल है, वहां से हमको एनर्जी प्राप्त होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम उसको ले रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हैव द एम्पीरियर फॉर्मूलाज। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की एम्पीरियर फॉर्मूला की बात करेंगे तो अभी आपको बताया था सर क्या, CH2O। क्या होता है सर, CH2O। दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर। जो क्या होता है सर, सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में क्या होता है सर, ये हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, हमारे नेचर में उपस्थित होता है। एंड आर आल्सो रेफर टू हैज द सैकराइड। इसी को हम शुगर सॉरी कार्बोहाइड्रेट को और किस नाम से जानते हैं सर, सैकराइड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली हम किसकी बात कर रहे होते हैं सर, शुगर की बात कर रहे होते हैं। द कार्बोहाइड्रेट विच इज द सॉल्युबल इन वाटर्स एंड स्वीट इन टेस्ट इज कॉल्ड द शुगर। यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुलनशील हो, स्वाद में मीठा हो, उसको हम क्या बोलते हैं सर, शुगर कहते हैं, या फिर हम चीनी के रूप में उसको जानते हैं। जैसे चीनी है, आराम से पानी में घुल जाता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल होगा, है ना, उसका स्वाद भी क्या आता है सर, मीठा आता है। ठीक है, मीठा आता है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं सर, शुगर के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि ये बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी इस वाली स्लाइड में कि सर जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में हम
मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में होता है, हमारे धरती पे पाया जाता है, जो कि ये एक बल्क अमाउंट में एनर्जी यील्ड कराता है जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जितने भी नॉन फोटोसिंथेटिक सेल हैं उनको ये एनर्जी टू गिव करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे अब हम इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। किसकी डिफिनीशन सर? ये कार्बोहाइड्रेट की अब डिफिनीशन की बात करते हैं, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को हम किस रूप से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं सर? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं, या फिर इसी को पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। सर ये इसको क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, आपको ऑलरेडी यहाँ पे मैं बात बता चुका हूं, है ना? कहां गया? हाँ, ये ऑलरेडी मैं बात आपको यहाँ पे बता चुका हूं। अरे भाई, हाँ ये आला पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। किसके बेसिस बताएं सर? यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या फिर आपका कीटोन ग्रुप हो सकता है, ठीक है। इसलिए चीज में बात पहले ही आपको बता दिया कि आप आगे यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट को हम किस के नाम से और जानते हैं, डिफाइन करें तो क्या होता है सर? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर ऐसे सब्सटेंस दैट यील्ड सच कंपाउंड ऑफ द हाइड्रोलाइसिस। यानी कि ऐसे सब्सटेंस भी हम कह सकते हैं कि वहां से क्या हो सर, वहां से हमको यील्डिंग हो। कब यील्डिंग हो? जब उसको हम हाइड्रोलाइज कराते हैं तो वहां से हमको वहां पे यील्डिंग प्राप्त होना स्टार्ट हो जाए। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है भैया? एक तरह का लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होता है, जहां पे क्या क्या होते हैं सर? कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, और आपके ऑक्सीजन के कंपाउंड्स या एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं। ये बात आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि सर जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर क्या क्या होता है सर? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। Usually with the hydrogenase oxygen atom ratio is to 2:1। यहाँ पे रेशियो क्या निकल के आता है सर? 2:1 या फिर 1:2:1 का आता है। यहाँ पे सुधार लीजिएगा इसको, यहाँ पे और करके रख लीजिए सर, यहाँ पे 1:2:1 का आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो की बात कर रहा है, तो ठीक है, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो की बात करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो की बात करें तो 2:1 का आएगा। और वहीं पे कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो की बात करें तो वहां पे 1:2 का आएगा। और ओवरऑल बात करें तो 1:2:1 का आएगा, ठीक है। ये बात आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट आर टेक्निकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसको टेक्निकली और किस रूप में बताते हैं सर? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के रूप में इसको जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है सर? इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के रूप में जाना जाता है। स्ट्रक्चरली इट इज द मोर एक्यूरेटेड टू व्यू them of the polyhydroxy aldehydes and ketones, ठीक है सर, ये हम लोग बात कर ही चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए, जितने बच्चे आप सेकेंड सेमेस्टर वाले हो, आपका जो बैच है ना, सारथी बैच, वो लाइव हो चुका है भाई, ठीक है। अब आपकी यहाँ पे क्या बात करें सर? कई सारे बच्चे अभी तक एनरोल हो चुके हैं बैच में। अब आपकी बारी है सर कि सर जिस तरह हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में अपना तैयारी किए थे, ठीक है, चाहे वो हम थ्योरी क्लासेस की बात करें, बैच में बात करें, या फिर हम लोग प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे थे, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे, यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी सीक्वेंस, उसी फ्रीक्वेंसी में, और हम वहाँ पे जितने टॉपिक सिलेबस को खत्म किए थे उसी फ्रीक्वेंसी में हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में भी आ रहे होंगे। और यहाँ पे भी अपना पूरा जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पे अपने जो भी टॉपिक्स दे के रखे होंगे, जितने यूनिट दे के रखे होंगे, 8 यूनिट के हर टॉपिक को हम लोग बात कर रहे होंगे, 1 to 1 डिटेल में बात कर रहे होंगे, बेसिक्स से एडवांस लेवल तक की बात कर रहे होंगे, और यहाँ पे अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। आपको तो ऑलरेडी पता ही है, जितने पुराने बच्चे होंगे, पुराने बच्चे अभी ये मत सोचिएगा सर पुराने साल नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले की बात कर रहे हैं आप लोग, जो फर्स्ट सेमेस्टर में थे। जो बच्चा ये नया क्लासेस देख रहा है, जो नया बच्चा है, न्यू स्टूडेंट है, उसकी मैं बात बता रहा हूँ कि भैया आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा। आपका जितने भी टॉपिक्स दे कर रखे हुए हैं, जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं 8 यूनिट के, 8 यूनिट के हर टॉपिक को हम लोग बात कर रहे होंगे, डिटेल में बात कर रहे होंगे, और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बात कर रहे होंगे, है ना। और यहाँ पे अपने एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम लोग यहाँ पे नोट्स को भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा आप लोग नए बच्चे ध्यान दिए होंगे कि सर यहाँ पे जो पीडीएफ है ना, आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, यानी कि बाईलैंग्वेज है। तो यहाँ से आप आराम से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत परेशानी का। अगर आप चाहो कि भैया हमको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी हम पढ़ लेते हैं, तो हिंदी भी पढ़ सकते हो वहाँ पे, ठीक, आपके पीडीएफ में रहेगा। हम चाह रहे हैं सर हिंदी में नोट्स बनाए तो हिंदी में, लेकिन हिंदी वाली बात आप थोड़ा सा स्टॉप कीजिएगा, आप लोग इंग्लिश की तरफ बढ़िए, क्योंकि अब जितने भी मतलब सेमेस्टर पे तो देख सकते हो सर, आपकी जितनी बुक्स बाहर से अवेलेबल हो रही हैं, लैब से, आपके लाइब्रेरी से, सब इंग्लिश में ही आ रही हैं, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए,
पढ़ने के लिए, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों आपको प्रोवाइड किया जाता है। सर खैर देख लेते हैं यहाँ पे जितने भी थ्योरी क्वेश्चन है आपके यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चों यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आपके डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम होता है, जितने डीडीयू से बिलोंग करते हो आपका वहां पे एमसीक्यू एग्जाम होगा। इस साल भी आपका एमसीक्यू, इस सेमेस्टर में एमसीक्यू होगा, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरी क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस ये हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, यूनिट वाइज कर रहे होंगे, और अपना यूनिट वाइज के साथ साथ अपना क्या कहते हैं यूनिट वाइज के साथ पूरा पीवाईक्यू भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। पूरी प्रॉपर क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी, लाइव रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में मिलेंगी आपको। यहाँ पे नोट्स प्रॉपर मिल रहे होंगे, पीडीएफ जितने हैं वो सारे के सारे आपको बैच में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जितने बच्चे अभी ये क्लास यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर उनके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है सर ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये जो आप हाथ से लिखे हो प्रॉपर नोट्स है ये आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको सारथी बैच में ही जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पर अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा, सेमेस्टर एग्जाम में जाइएगा, आपको ये सारथी बैच मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर वाले लीजिएगा, इसके साथ आपका थर्ड सेमेस्टर भी दिखेगा, फोर्थ सेमेस्टर भी दिखेगा, तो उस पर मत जाइएगा, आप सेकंड वाले पे ही जाइएगा, अपने परचेस कर लीजिएगा। सर बैच का प्राइस 699 है 15 फरवरी तक। 15 फरवरी तक बैच का जो प्राइस रहने वाला है 699 रहेगा, लेकिन 15 फरवरी की जस्ट बाद आप जब बैच लेने जाओगे तो ये प्राइस आपका 799 हो जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है सर, समय से पहले कम दामों में हम अपना सामान मिल जाए, अच्छा सामान मिल जाए तो बढ़िया है ना। तो ज्यादा पैसा देने की कोई मतलब नहीं है, कोशिश कीजिए आप 1 से 2 दिन में आप इस बैच को ले लो 15 फरवरी से पहले पहले, ठीक है। अदरवाइज ये प्राइस बढ़ेगा तो फिर कम नहीं होगा, ठीक है, बढ़ते ही जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो अभी ऑफर चल रहा है तो फायदा ले लो। और ये सारा चीज आपका था। यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट की बात करें तो इसमें आपको सारथी बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स ये सारे आपको यहीं पे कॉम्बो मिल रहा होगा। ये मत सोचिएगा सर क्या हमको बॉटनी मिल रहा है तो जूलॉजी हमको कहाँ से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ेंगे, ऐसा दिमाग में थोड़ा सा मत लाइएगा। आपको सारा चीज आपको 699 में ये पूरी सब्जेक्ट का कॉम्बो आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं सर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि भैया ये जैविक महत्व क्या क्या रखता है अपना कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है हम पहले ही देख चुके हैं सर, ये चीफ एनर्जी सोर्स होता है। क्या होता है सर, चीफ एनर्जी सोर्स होता है, यानी कि काफी बल्क अमाउंट में एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहा होता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। इन द मैनी एनिमल्स दे आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी। कई सारे ऐसे जानवर हो गए, ऐसे जीव हो गए जिनमें ये डायरेक्ट एनर्जी का काम कर रहा होता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा होता है। ग्लूकोज इज द ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज द ब्रोकन डाउन बाय द ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल टू यील्ड द एटीपी। अब दिमाग में ये बात आ रहा होगा सर क्या कि कैसे एनर्जी हमारे बॉडी को प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट हम लिए, कार्बोहाइड्रेट हम बॉडी में इंटेक किए अपने डाइट्स में, यानी क्या लिए सर हम यहाँ पे हम लिए अपना ग्लूकोज लिए। तो ग्लूकोज लिए तो ग्लूकोज हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम हमारी बॉडी में जैसे एब्जॉर्ब होगा तो इसका क्या होगा सर, ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा। और ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ यहाँ पे एक और साइकिल होता है जिसको हम बोलते हैं सर क्रेब साइकिल। इसको भी हम डिटेल में पढ़ा रहे होंगे, बात करेंगे आने वाले दिनों में। क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, बात करें सर कहाँ पे कितना एटीपी बनता है, पहला प्रोडक्ट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या यील्ड होता है सर, यहाँ से निकलता है अपना एनर्जी। यहाँ से क्या निकलता है सर, एनर्जी, जिसको हम एटीपी के रूप में जानते हैं, ठीक है, एटीपी के रूप में इसको जानते हैं। तो यही बात बता रहा है सर, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो चीफ एनर्जी सोर्स होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये डायरेक्ट एनर्जी के रूप में काम कर रहा होता है। जो ग्लूकोज होता है ये टूटता है हमारे बॉडी में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, और फिर वहां से हमको क्या प्राप्त होता है सर, एनर्जी प्राप्त होता है, एटीपी प्राप्त होता है। अच्छा, एटीपी का तो सबको फुल फॉर्म पता होगा ना, आपको कई दफा बताए भी हैं, नहीं पता नोट कर लीजिए सर। इसी को बोलते हैं सर एडिनोसाइन, एडिनो ADE, अरे यार एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, अक्सर ये कभी काल ये भी पूछ लिया जाता है आपके एमसीक्यू में।
एमसीक्यू में कहां से क्वेश्चन बन जाएगा ये आप नहीं बता सकते हो, लेकिन हाँ आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आप एमसीक्यू को नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं पे डिस्क्रिप्टिव की बात है, आपको थोड़ा सा भी लिंक पता है आप उसके बारे में 1-2 पेज लिख सकते हो आराम से, है ना। तो एमसीक्यू है एग्जाम का पैटर्न, तो आप आराम से डिटेल में पढ़ाई करते रहिए बैच के साथ जुड़ के। आपको बताया जाए सर कहाँ कहाँ से ऑप्शन बनते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, ये सारी बातें आपको वहां बताई जाएंगी बैच में, ठीक है। अब वैसे तो डिस्क्रिप्टिव हुआ तो बस हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ के जाएंगे सर, जितनी बातें कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता चल आ रहा है दिमाग में सारी बातें लिखते जाएंगे। लेकिन एमसीक्यू में ऐसा नहीं हो पाता है, वो जो पूछेगा सटीक पूछेगा उसके ही उसी का आंसर देना पड़ेगा। बाकी आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरी बातें पता है, लेकिन हाँ उसके बारे में आपको एक छोटा सा ट्राइओ शुगर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर क्या होता है, इसके बारे में नहीं पता तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, ये बात ध्यान रखना। ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। जो ग्लूकोज होता है ना, ये एनर्जी का तो सोर्स है, लेकिन ये एनर्जी को स्टोर करके भी रखने का काम करता है। इट इज स्टोर इन द ग्लाइकोजन इन एनिमल्स एंड स्टार्च इन द प्लांट्स। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे कि सर आपका जो प्लांट है वो ग्लूकोज उसमें भी ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो जो प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है किस रूप में पाया जाता है, किस फॉर्म में वो स्टोर करके रखता है, तो बताओगे सर वो स्टार्च के रूप में रखता है। लेकिन वहीं पर जब हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में किस रूप में रखता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। बात समझ में आया। तो अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है सर स्टार्च के रूप में। अगर वहीं एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में स्टोर करके रखता है किसमें, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये आपसे अक्सर एग्जामिनर पूछ रहा होता है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिएगा। स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट एक्ट हैज द एनर्जी सोर्स इंस्टेंस ऑफ द प्रोटीन। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर किया जाएगा प्रोटीन से, तो प्रोटीन से कई गुना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसलिए बोला तो इसको बल्क अमाउंट में चीफ प्रोड्यूसर ऑफ कार्ब एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट आर द इंटरमीडिएट इन बायोसिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन। यानी कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के जैव संश्लेषण के मध्यवर्ती होता है, यानी कि फैट्स और प्रोटीन के इंटरमीडिएट बायोसिंथेसिस के रूप में हमको क्या मिलता है सर, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ये रेगुलेशन करने का काम करता है किसको, अपने नर्व टिश्यू को साथ ही साथ, और ये हमारे ब्रेन में एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करता होता है। अगर हमारे बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज कम हो जाए तो हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है ना। दिमाग का काम करना बंद कर दिया मतलब क्या, हम थक जाते हैं, सोच ज्यादा नहीं पाते हैं, कुछ हमको सही लगता नहीं, एंजाइटी होने लगता है, ये सब अलग अलग कंडीशन क्रिएट होने स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज था आपका, ठीक है। इसमें कुछ और है, कार्बोहाइड्रेट गेट द एसोसिएटेड विद द लिपिड्स एंड प्रोटीन टू फॉर्म द सरफेस एंटीजन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स। यानी कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स और प्रोटीन के साथ जुड़कर सतही एंटीजन, सतह पर एंटीजन, रिसेप्टर्स, विटामिन और एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करता है। देखो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट अगर अच्छा ये कॉन्सेप्ट आप नोट कीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट अगर किसके साथ जुड़ जाता है सर, फैट के साथ जुड़ जाता है और आपका प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, तो यहां से कई चीजों का निर्माण करता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सर, यहाँ से रिसेप्टर का फॉर्मेशन करेगा, जैसे यहाँ पे एंटीजन का फॉर्मेशन करेगा, है ना, और भी तमाम सारे यहाँ पे कंपोनेंट का फॉर्मेशन करता है। अच्छा यहाँ पे एक टर्म आता है पता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। नोट कीजिएगा इसको, एक टर्म आता है ग्लाइकोलिपिड का और एक टर्म आता है सर ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है। दो टर्म्स आते हैं आपके, एक आता है सर ग्लाइकोलिपिड और एक आता है सर ग्लाइकोप्रोटीन। सर ग्लाइको का मतलब क्या हुआ सर, ग्लाइको का मतलब क्या होता है सर, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, और लिपिड का मतलब लिपिड, फैट। यानी कि जब लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाता है, जैसे हम बोले कार्बोहाइड्रेट फैट के साथ जुड़ा, प्रोटीन के साथ जुड़ा, तो कई सारे कंपोनेंट का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स का, एंटीजन का, विटामिन का, आपके एंटीबॉडीज का, इन सब का निर्माण करता है। तो बोला सर कि जो ये जुड़ेगा तो क्या कुछ ना कुछ टर्म बनेगा। यहां से एमसीक्यू बनता है आपसे कि जब कार्बोहाइड्रेट अगर फैट के साथ जुड़ जाता है या फिर हम बोले सर लिपिड के साथ जुड़ जाता है तो उसको हम क्या नाम बताते हैं सर, उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। वहीं पे अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ
कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या जुड़ जाता है सर, प्रोटीन अटैच हो जाता है, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वाइवा में भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पिछले साल ही एग्जाम में यहां से बना था कि सर ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का पूछा गया था, तो ये चीज आप यहां पे ध्यान में रखिएगा। They form the structure and protective components like the cell wall, plants and microorganism। साथ ही साथ ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सेल वॉल के निर्माण में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल हो या फिर प्लांट का सेल हो या फिर आपका एनिमल्स का सेल हो, तो सब में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इन एनिमल्स दे आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। और साथ ही साथ एनिमल सेल की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर कनेक्टिव टिश्यू के लिए, यानी कि दो सेल को कनेक्ट करने के लिए, या कहने से दो टिश्यू को कनेक्ट करने के लिए। हम बात करें सर ब्लड के फॉर्मेशन में कनेक्टिव टिश्यू वो भी होता है, तो वहां पे इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। दे पार्टिसिपेट इन द बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, एक्टिवेशन ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स। ये यहाँ पे हम लोग और भी बात करेंगे सर, सेल सिग्नलिंग एक टॉपिक है आपके सिलेबस फिजियोलॉजी में आएगा, वहां पे हम लोग बात करेंगे सर सेल टू सेल जब कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि आप जब अकेले रहते हो तो अपने दोस्त से फोन लगाते हो, बात कर लेते हो सर, आप उसको अपनी दुख दर्द बताते हो, वो आपको दुख दर्द बताता है ना, फोन लगाए बात कर लिए। लेकिन अगर हम बोले सर सेल, सेल भी तो कई सारे सेल हैं यहाँ पे, तो इसके भी तो दोस्त होंगे, जैसे आपके दोस्त हैं, ये भी कभी बोर होता होगा, ये इसको भी कुछ चीज बातों की आवश्यकता पड़ता होगा कि भाई भैया चलो मैं अपने दोस्त से बात कर लूं, जाहिर सी बात है। तो एक जो बॉडी में जो सेल है वो क्या करता है सर, दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है ना, दूसरे सेल के साथ क्या करता है, बातचीत करता है, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, आयरन को एक्सचेंज करता है, आयंस को एक्सचेंज करता है। तो यहां पे किसकी आवश्यकता पड़ेगी सर, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि आप फोन लगाए तो जब तक आपके फोन में सिग्नल नहीं रहेगा, फोन में बैलेंस नहीं रहेगा, फोन नहीं जाएगा, है ना, आपके दोस्त के पास तक नहीं पहुंचेगा, चाहे आप जितना भी चिल्ला लो। उसी तरह यहाँ पे सेल के पास जब तक कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, ये दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो सेल सिग्नलिंग, इसको क्या बोलते हैं सर, सेल सिग्नलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नोट कीजिएगा, इसको बोलते हैं सर सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग, या फिर इसी को हम बोलते हैं सर सेल कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात, ये टॉपिक है आपका, इसको हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे अपने फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में, सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो सेल टू सेल को बात करना है तो उसके लिए क्या चाहिए सर, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट दैट आर द रिच इन फाइबर्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है सर, फाइबर्स पाया जाता है, वसा आपका क्या होता है सर, फाइबर्स, हाँ। कंटेन द हेल्प इन टू प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशंस। जो फाइबर सामग्री की भरपूर कार्बोहाइड्रेट कब्ज को रोकने में मदद करता है, यानी कॉन्स्टिपेशंस ना हो जाए, कब्ज ना हो जाए, पेट ना खराब हो जाए, इसको ये रोकने का काम कर रहा होता है। आल्सो दे हेल्प इन द मॉड्यूलेशंस ऑफ द इम्यून सिस्टम, और साथ ही साथ अपने जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको और बढ़ाने का काम कर रहा होता है। बात समझ में आया, ठीक है। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सर हमको कार्बोहाइड्रेट कहां कहां से प्राप्त हो सकता है, तो सबसे पहले ग्रेन प्रोडक्ट होता है। कौन आता है सर, ग्रेन प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी अनाज उत्पादन होते हैं, जैसे कि हम बात कर लिए सर ग्रेन में अपने बात कर लिए सर, यहाँ पे देखो दिया है सर, ग्रेन प्रोडक्ट्स आर द लीडिंग द सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट्स। ग्रेन नेचुरली कंटेन द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्टार्च। जैसे कि हम चावल की बात कर लिए, जैसे कि हम गेहूं की बात कर लिए, आटा की बात कर लिए, है ना, या फिर हम बात कर लिए सर मक्के की बात कर लिए, जौ की बात कर लिए, यहाँ से ये सब ग्रेन है, अनाज है, यहां से हमको भर भर के हमको क्या मिलता है सर, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रहा होता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर अपने ग्रेन प्रोडक्ट में। दूसरा सर, अच्छा ये किस रूप में मिलता है, तो स्टार्च के रूप में मिलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला है सर वेजिटेबल के रूप, वेजिटेबल्स हो गया, बीन्स हो गए, स्टार्ची वेजिटेबल्स हो गए, जैसे कि हम पोटैटो की बात कर लिए, एम्स की बात कर लिए, ग्रीन पीस मटर की बात कर लिए, मक्के कोन्स की बात कर लिए। कंटेन द हाई लेवल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट द बॉडी डाइजेस्ट इनटू द शुगर। जो आलू है, आप सुनो सर आलू मीठा है, उसमें क्या है सर, आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, ये हमारे बॉडी में जैसे जाता है, एब्जॉर्ब डाइजेशन होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, और फिर यहाँ से क्या बन जाता है सर, शुगर बन जाता है। तो ये जो सोर्स, अलग अलग सोर्स है जहां से हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रहा होता है काफी बल्क अमाउंट में।
उसी तरह हम बात करें सर ग्रेन्स और वेजिटेबल्स के अलावा कहां से मिलता है सर? फ्रूट से मिलता है। फ्रूट से क्या हो गया? ऑल फ्रूट्स एंड फ्रूट जूस कंटेन द कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल शुगर। जितने भी फ्रूट्स हैं या फिर फ्रूट शुगर है, यहां से हमको क्या मिलता है सर? नेचुरल शुगर प्राप्त हो रहा होता है, सच एज ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये चीज हमको यहाँ से मिल रहा होता है। तो फ्रूट्स है, फ्रूट्स से हमको फ्रूट हो गया या फ्रूट जूस हो गया, यहाँ से हमको क्या मिलता है सर? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो कि एक तरह का नेचुरल शुगर होता है। क्या होता है भैया? नेचुरल शुगर होता है, जो कि यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। डेयरी मिल्क, ठीक है, जो दूध होता है, गाय भैंस से जो दूध मिल रहा होता है, उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वहां पे भी गुड सोर्स में होता है सर कार्बोहाइड्रेट का। डेयरी मिल्क इज द ओनली सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ द डाइटरी कार्बोहाइड्रेट नॉट डेराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स। ये जो आपका जो क्या है सर? एनिमल प्रोडक्ट है। जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था सर, एनिमल प्रोडक्ट में भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा होता है, ठीक है, जैसे कि मिल्क से मिल गया, ठीक है, तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। Sweets and added sugar, eating the candies and the desserts, marketable booster of the number of the carbohydrate in diets। जो हम बहुत सारे जो कैंडीज खा रहे होते हैं, अलग अलग फॉर्म खा रहे होते हैं, यहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब अगला यहाँ पे टॉपिक आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बता देते हैं सर, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट 3 फॉर्म में इसको क्लासिफाई किया जाता है। पहला वो जो होता है उसको हम बोलते हैं सर क्या? मोनोसैकेराइड। पहले वो क्या बोलते हैं सर? हम लोग बोलते हैं सर मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। दूसरे को बोलते हैं सर आपका ऑलिगोसैकेराइड, और तीसरे को क्या बोलते हैं सर? पॉलीसैकेराइड। इसी ऑलिगोसैकेराइड को हम क्या बोलते हैं सर? डाइसैकेराइड के रूप में भी जानते हैं, है ना। देखो यहाँ पे जो ये पहले ये देख लो, तो मोनोसैकेराइड है, ये आपका सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर, ये दोनों हो सकता है। अगर सिंपल शुगर होगा तो 3 कार्बन का होगा, जिसको हम ट्राइओस कह देंगे। एग्जाम्पल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? एग्जाम्पल आपका ग्लाइसिल्डिहाइड, ठीक है, ग्लाइसिल्डिहाइड। इसी तरह आपका टेट्रोज हो गया, इरिथ्रोज, इसका सारा एग्जांपल हम लिख लिख के बताएंगे आपको, ठीक है। पेंटोज हो गया, यहाँ पे 5 संख्या है। कितनी संख्या है सर? यहाँ पे 5 संख्या है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, पेंटोज हो गया। फिर इसी तरह आपका हेक्सोस हो गया, इसी तरह आपका क्या हो गया सर? हेक्सोस हो गया। इसी तरह आपका हेप्टोज हो गया। तो ये अलग अलग एग्जांपल यहाँ पे किसके आते हैं सर? मोनोसैकेराइड के आते हैं, ठीक है। मोनो मतलब एक, यानी कि सैकेराइड की संख्या कितनी होगी? एक, केवल और केवल एक ही होगी, इसको मोनोसैकेराइड हम कह देते हैं। वहीं पे ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड की बात करें, यानी 2 यहाँ पे मोनोसैकेराइड होंगे, इसको हम डाइसैकेराइड के रूप में भी जानते हैं और ट्राइसैकेराइड के रूप में भी बोल देते हैं, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे डाइसैकेराइड में शुगर हो गया, मेल्टोज हो गया, ट्राइसैकेराइड में आपका रैफिनोज हो गया, है ना। पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं, और शुगर पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक। सेलुलोज हो गया, स्टार्च, ये अलग अलग फॉर्म है। हम आने वाले दिनों में इसको सारी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जितनी बातें यहाँ पे हम लिख के बताए हैं, क्या यहाँ तक की सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं कि नहीं है? यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं सर? कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं सर? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के रूप में भी जानते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कंपोनेंट्स हमको मिलता है सर। यहाँ पे रेशियो 1:2:1 का निकल के आता है। एग्जाम्पल ग्लूकोज हो गया, राइबोज हो गया, यहाँ पे हमको 1:1 का ही आएगा। लेकिन एक्सेप्शन हमको एसिटिक एसिड और आपका लैक्टिक एसिड का मिलता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपका, ये दोनों इंपॉर्टेंट है पॉइंट, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। एसिटिक हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। यहाँ पे आपका जो कंपाउंड होता है सर आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, जो 1:2:1 का आता है, लेकिन ये किसका कंडीशन होता है सर? ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट को हम एल्डोज और कीटोज ग्रुप में ही बता सकते हैं, और इसी के बेसिस पे हम इसको क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के 3 क्लासेस होते हैं, ये चीज हम लोग देख ही लिए हैं। और यहाँ पे एक और चीज था, आप लोग जितने लोग बैच से अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किए हो, जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लो। अभी आप लोग में से कई बच्चे एनरोल हो चुके हो, ठीक है, और बारी है आपकी कि भैया आप भी एनरोल हो जाओ, कि ठीक है। यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं वो आराम से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे, और अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर ये क्लास आप YouTube पे देख रहे हो तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, उस लिंक से आप ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि आपको जितने भी अपडेट्स होते हैं, चाहे वो क्लासेस लाइव हो रही हैं, रिकॉर्डेड हो, अपलोड किया गया है,
बैच में, यूट्यूब पे, वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको एक दिन पहले प्राप्त हो जाता है। जैसे मान के चलो लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो शाम को आपको पता चल जाएगा सर सुबह 10 बजे 11 बजे फला क्लासेस आपकी लाइव है, तो आप अपना समय निकाल के उस समय देख लो। या फिर क्लास के बाद जब रिकॉर्ड फॉर्म में है तो वहां पे आप बैच में भी देख सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में, और आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल रही होंगी, ठीक है। आपको समय से सारी बातें पहले से पता हो रहा होगा, तो इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाएगा। और इसकी जो क्लास की जो पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स वाली जो पीडीएफ है, बाइलिंगुअल वाली जो पीडीएफ है, आपको साथ ही बैच में ही मिलेगा। तो वहां से आप बैच को रजिस्टर कीजिए। कितना सर प्राइस? 699 है, लेकिन ये कब तक है? 15 फैब तक है। लेकिन 16 फैब को जैसे जाओगे क्लास को लेने, तो ये 799 का हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो 2 से 3 दिन अभी समय है आपके पास, 2 से 3 दिन के अंदर आप बैच से रजिस्टर हो जाइए और फिर जुड़िए। हम लोग लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म हम अपने क्लास को कंप्लीट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और हर कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए।